Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 3 of class 10 civics, and the chapter's name is Gender, Religion and Caste. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe to it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, that is Gender, Religion and Caste. इस चैप्टर में हम जेंडर, रिलीजन, कास्ट के बेसिस पर जो डिफरेंसेस हैं हमारे देश में उनके बारे में पढ़ने वाले हैं और क्या उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि नहीं, क्या अलग अलग जेंडर के लोग आपको पॉलिटिक्स में देखने मिल रहे हैं कि नहीं, क्या अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट के लोग अपने अपने ग्रुप को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं, तो ये चीज़ हम देखेंगे. सो ओवरव्यू, द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी डज नॉट थ्रेटन डेमोक्रेसी. तो ये जो सोशल डाइवर्सिटी है, ये जो डिफरेंसेस है हमारी सोसाइटी में, ये डेमोक्रेसी के लिए कोई भी खतरा नहीं है. पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस इज पॉसिबल एंड समटाइम्स क्वाइट डिजायरेबल इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. अब किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में इन सोशल डिफरेंसेस को पॉलिटिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है. मतलब हमारी सोसाइटी में जो डिफरेंसेस है, मान लो अलग अलग जेंडर के लोग हैं, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, तो इन सभी तरह के लोग जो हैं वो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन कर सकते हैं. मतलब कि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. In this chapter, we apply these ideas to the practice of democracy in India. अब इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि क्या ये जो हम बात कर रहे हैं कि हाँ किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में अलग अलग सोशल डिफरेंसेस का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, और जबकि ये चीज़ डिज़ायरेबल भी है. मतलब बहुत सारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये चीज़ इस चीज़ को डिमांड किया जाता है कि सारे जितने भी सोशल डाइवर्सिटी के लोग हैं, जितने भी अलग अलग लोग हैं, वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करें. तो क्या ये चीज़ इंडिया में भी हो रही है? क्योंकि इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो क्या इंडिया में अलग अलग सोशल ग्रुप्स पॉलिटिकली अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? We look at three kinds of social differences that can take the form of social divisions and inequalities. तो इस चैप्टर में हम 3 सोशल डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे जो कि सोशल डिवीजन का फॉर्म ले सकते हैं और जो कि इनइक्वालिटीज की तरह काम कर सकते हैं. मतलब कि ये जो 3 सोशल डिफरेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये क्या कर सकते हैं? ये सोशल डिवीजन कर सकते हैं, ये सोसाइटी को डिवाइड कर सकते हैं और इनइक्वालिटीज ला सकते हैं, भेदभाव ला सकते हैं. तो हम इन्हीं चीज़ों पर गौर करेंगे कि क्या हमारे देश में ये जो 3 ग्रुप्स हैं, अलग अलग जेंडर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, क्या उनको सही से रिप्रेजेंटेशन मिल रही है कि नहीं, या फिर लोगों में इनइक्वालिटीज हैं. दीज आर सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर. तो ये 3 बेसिस पे हम देखने वाले हैं. In each case, we look at the nature of this division in India and how it is expressed in politics. तो हर एक केस में, चाहे जेंडर हो, रिलीजन हो, कास्ट हो, इन तीनों ही केस में हम एक एक को देखेंगे और देखेंगे कि इंडिया में इस डिवीजन का क्या नेचर है, किस तरीके से ये डिवीजन हो रहा है, ठीक है, और उसको किस तरीके से पॉलिटिकली एक्सप्रेस किया जा रहा है. जैसे जेंडर में क्या है, मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस है, ये चीज़ हम समझेंगे कि कैसे डिफरेंसेस है, किस तरीके का डिफरेंस है, ठीक है. और फिर हम देखेंगे कि क्या मेल एंड फीमेल को इक्वली पार्टिसिपेशन करने के लिए मिल रहा है कि नहीं पॉलिटिक्स में. We also ask whether different expressions based on these differences are healthy or otherwise are democracy. इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जिस तरीके से हमारे देश में इन अलग अलग ग्रुप्स को एक्सप्रेस किया जा रहा है, क्या वो डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है या नहीं है. मतलब कि ये जो डिफरेंसेस हैं, इनके बेसिस पे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होता है, क्या ये चीज़ डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है या नहीं है, ये चीज़ हम देखेंगे. सो हम पहली जो इनइक्वालिटी है या जो पहली डाइवर्सिटी है उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं. तो वो है जेंडर एंड पॉलिटिक्स. तो पहले हम जेंडर के बारे में बात जो है शुरू करेंगे. तो जेंडर के बेसिस पे डिफरेंस देखेंगे और किस तरीके से जेंडर जो है वो पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट हो रही है. लेट अस बिगिन विद जेंडर डिवीजन. तो जेंडर डिवीजन के साथ शुरू करते हैं चैप्टर को. दिस इज अ फॉर्म ऑफ हायरार्किकल social division seen everywhere but is rarely recognized in the study of politics. तो ये एक ऐसा सोशल डिवीजन है जो कि हायरार्किकल है. हायरार्की मतलब एक तरीके से लेवल्स जो रहते हैं,
एक ऊपर है और दूसरा नीचे है, इस तरीके से ये सोशल डिवीजन देखने मिलेगा कि मतलब कि जेंडर में एक जेंडर को नीचे समझा जाता है और दूसरे जेंडर को ऊपर समझा जाता है, इस तरीके का ये डिवीजन आपको देखने मिलेगा। ये एक ऐसा डिवीजन है जो कि हर जगह है, मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यू विल फाइंड दिस डिवीजन एवरीवेयर, पूरी दुनिया में जेंडर के बेसिस पे डिवीजन है। बट इस डिवीजन को रेयरली ही पॉलिटिक्स में रिकॉग्नाइज किया जाता है, मतलब कि बहुत मुश्किल से ही लोग इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ, पॉलिटिक्स में ये जो डिफरेंस है जेंडर के बेसिस पे वो देखने मिलता है। तो मतलब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। द जेंडर डिवीजन टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। तो जेंडर डिवीजन को ना लोग ऐसा समझते हैं कि ये तो नेचुरल है, कि हाँ, मेल एंड फीमेल जो है अलग हैं, और ये एक ऐसा डिफरेंस है जो चेंज नहीं किया जा सकता। औरत और आदमी बराबर नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते, ये डिफरेंट ही रहेंगे, इस तरीके की धारणा जो है लोगों ने बना रखी है। However, it is not based on biology but on social expectations and stereotype. ये जो डिवीजन की हम बात कर रहे हैं ना, कि लोगों ने ये धारणा बनाई हुई है कि मैन एंड वुमेन जो हैं वो अलग अलग हैं, उनमें डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस की बात हम बायोलॉजिकली नहीं कर रहे कि बायोलॉजिकली वो अलग है, नहीं। जिन डिफरेंसेस की हम बात कर रहे हैं जो कि पूरी दुनिया ने क्रिएट किए हुए हैं, वो वाले डिफरेंसेस हैं जो कि एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप से बने हुए हैं। मतलब कि मेन एंड वुमेन बायोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, ये चीज तो है, ये सबको पता है। बट जिन इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं हम, जिस गलत धारणा की बात कर रहे हैं, वो ये है कि मेन एंड वुमेन से अलग अलग चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं। मेन से एक्सपेक्ट किया जाता है वो बाहर का काम करे, औरतों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अंदर का काम करे, घर का काम करे। बट ये इस चीज का बायोलॉजिकल चीज से कोई लेना देना नहीं है ना। तो बायोलॉजिकल डिफरेंट अलग है, वो तो है ही, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे जिस डिफरेंस की बात हो रही है ना, वो एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप की हो रही है कि औरतों से अलग तरीके का बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जा रहा है और आदमियों से अलग तरीके का बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और ये जो एक्सपेक्टेशन है वो कहाँ तक सही है, ये सवाल है। सो पब्लिक प्राइवेट डिविजन, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जेंडर के बेसिस पे डिवीजन हो रखा है। बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, लड़के लड़की, वो बड़े ये सुन के होते हैं, ये समझ के होते हैं कि औरत और आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है। औरत की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो घर का काम करना है और बच्चों को पालना पोसना है। ठीक है, तो जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो वो बड़े होते होते इन चीजों को चारों तरफ से सुनते आ रहे होते हैं कि जो लड़की है उनका काम है चूल्हा चौका संभालना, बच्चों को पालना। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर। और ये चीज हमें देखने मिलती है, मतलब ये सिर्फ धारणा नहीं है, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये चीज हमें एक्चुअली देखने मिलती है सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर में। मतलब कि लेबर, जो काम करने वाले लोग हैं, वो कितने लोग औरत हैं, कितने लोग आदमी हैं, इस चीज से हमें क्लियरली पता चलता है कि ज्यादातर औरतें घर का ही काम करती हैं और ज्यादातर आदमी बाहर का काम करते हैं। In most families, women do all work inside the home, such as cooking, cleaning, washing clothes, tailoring, looking after children, etc. तो मतलब कि ज्यादातर घरों में क्या होता है, ये देखने मिलता है कि औरतें घर का काम करती हैं। खाना बनाना, साफ सफाई, कपड़े धोना, टेलरिंग करना, कोई कपड़ा वगैरह सिलना है, ठीक है, बच्चों की देखभाल करना, ये सारे काम औरतें करती हैं ज्यादातर घरों में। और आदमी जो है वो क्या करते हैं, वो घर से बाहर जाके काम करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आदमी जो है वो घर का काम कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि आदमी खाना नहीं बना सकते, जो आदमी है वो साफ सफाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। दे सिंपली थिंक दैट इट इज फॉर वुमेन टू अटेंड दीज थिंग्स। बस बात इतनी सी है कि आदमी ये सारे काम कर सकते हैं, वो खाना भी पका सकते हैं, वो साफ सफाई भी कर सकते हैं, वो कपड़े भी धुल सकते हैं, वो टेलरिंग भी कर सकते हैं, वो बच्चों की भी देखभाल कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बट बात यह है कि वो ऐसा समझते हैं कि ये सारे काम करने की जिम्मेदारी औरत की है, कि ये काम औरत को करने चाहिए। When these jobs are paid for, men are ready to take up these works. जब इन सेम जॉब्स के लिए पैसा मिलता है तो आदमी इन कामों को करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ज्यादातर टेलर्स जो है वो आपको आदमी देखने मिलेंगे। बहुत कम दुकानों पे आपको ऐसा देखने मिलेगा जहाँ पे जो औरत है वो सिलाई कर रही है। ज्यादातर जो टेलर्स होंगे ना, वो आपको मेन देखने मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि मेन कैन नॉट डू टेलरिंग। मेन जो है वो कपड़े सिल सकते हैं, बट वो घर में कपड़े नहीं सिलेंगे, वो घर में अपनी शर्ट पैंट वो सारी चीजें नहीं सिलेंगे।
अगर उनको कोई इस चीज का पैसा देगा तो वो करने को तैयार है। सिमिलरली वो घर में खाना नहीं बनाएंगे, मतलब जैसे घर में नॉर्मली हम खाते हैं डिनर ब्रेकफास्ट लंच, ये सारी चीज वो घर में नहीं बनाएंगे, बट बाहर उन्हें कोई खाना बनाने के लिए पैसा देगा तो वो रेडी हो जाएंगे। जैसे आपने कुक्स देखे होंगे, ज्यादातर होटल्स में कुक जो है वो मेन रहते हैं। तो इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि आदमी खाना नहीं बना सकते, बस बात इतनी है सी कि वो अपने घर में नहीं बना रहे। जब उनको कोई बाहर पैसा दे रहा है खाना बनाने के लिए, एक जॉब की तरह अगर वो कुक का काम कर रहे हैं तो वो रेडी हैं, वो कर रहे हैं। सिमिलरली इट इज नॉट दैट वुमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम। अब जैसे हमने देखा कि ऐसा नहीं है कि आदमी घर के काम कर ही नहीं सकते, बट ये है कि उनको ऐसा लगता है कि घर के काम करने की जिम्मेदारी औरतों की है, तो इसलिए वो करते नहीं है काम। अब सेम चीज अगर हम औरतों के लिए देखें तो ऐसा नहीं है कि औरतें बाहर का काम कर नहीं सकती। इन विलेजेस women fetch water, collect fuel and work in the fields। गांव वाले इलाकों में आप देखोगे तो औरतें जो हैं वो बाहर से पानी लाती हैं, वो फ्यूल कलेक्ट करती हैं, लकड़ी वगैरह जो है वो कलेक्ट करती हैं, वो खेतों में काम करती हैं। इन अर्बन एरियाज पुअर वुमेन वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर इन मिडिल क्लास होम्स व्हाइल मिडिल क्लास वुमेन वर्क इन ऑफिसेस। वहीं अगर आप शहर वाले इलाकों में आपको देखने मिलेगा कि जो गरीब औरतें रहती हैं वो मिडिल क्लास होम्स में, मतलब दूसरों के घरों में जाके वो काम करती हैं, डोमेस्टिक हेल्पर की तरह काम करती हैं। और वही जो मिडिल क्लास वुमेन है, जो औरतें हैं शहरों में, वो ऑफिस में जाके काम करती हैं। इसका मतलब कि औरतें बाहर का काम भी कर रही हैं। In fact, the majority of women do some sort of paid work in addition to domestic labor। और आपको ज्यादातर ये चीज देखने मिलेगी कि ज्यादातर जो औरतें हैं वो अपने घर के कामों के साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसा काम करती हैं जिसके उन्हें थोड़े से पैसे मिले। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि औरतें जो है मान लो कहीं पे थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा रही हैं किसी को, मतलब वो घर का काम भी कर रही हैं और साथ में ट्यूशन वगैरह ले रही हैं। इसी तरीके से वो कुछ सिलाई कढ़ाई भी कर रही हैं। मतलब कि आपको ये देखने मिलेगा कि ज्यादातर औरतें जो हैं वो घर का काम तो करती ही करती हैं, डोमेस्टिक लेबर तो करती ही करती हैं, बट उसके साथ साथ वो कुछ ऐसा काम भी करती हैं जिसके बदले वो थोड़ा बहुत पैसा कमा पाए। The result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most societies। अभी जो जेंडर के बेसिस पे हमने डिवीजन देखा कि ज्यादातर जो काम है बाहर वाला वो आदमी करते हुए दिखाई देते हैं और औरतें जो हैं वो ज्यादातर घर का काम करती हैं। तो ये जो चीज है, इसकी वजह से क्या हुआ कि औरतें जो कि ह्यूमैनिटी का आधा है, मतलब कि पूरे दुनिया भर में जितने भी इंसान हैं उनमें से आधा हिस्सा औरत का है और आधा हिस्सा आदमी का है। तो मतलब कि पॉपुलेशन का 50% होने के बावजूद भी औरतें पब्लिक लाइफ में काफी पीछे हुए हैं। पब्लिक लाइफ में मतलब कि बाहर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है औरतों का। औरतें ज्यादातर अपने घरों में रह के काम करती हैं। ठीक है, स्पेशली पॉलिटिक्स वगैरह आपको देखने मिलेगा, पॉलिटिक्स में औरतों का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। ठीक है, और ज्यादातर देशों में आपको ये चीज देखने मिलेगी कि वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स इज वेरी लेस। अर्लियर ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स। पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ आदमियों को ही अधिकार था पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने का, मतलब जैसे पॉलिटिक्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने का अधिकार सिर्फ आदमियों को दिया हुआ था। वोटिंग का अधिकार, ये सारी चीजों का जो अधिकार है वो सिर्फ आदमियों का था कि आदमी जो है वो वोट देंगे, आदमी ही इलेक्ट होंगे। बट औरतों को पहले कुछ भी नहीं रोल था, औरतों को कोई भी इजाजत नहीं थी पब्लिक लाइफ में आने की, अपने घर से बाहर निकल के कुछ करने की इजाजत नहीं थी। ग्रेजुअली जेंडर इशू वाज रेज्ड इन पॉलिटिक्स, बट धीरे धीरे क्या हुआ, इस इशू को पॉलिटिक्स में रेज किया गया कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं जेंडर के बेसिस पर। सिर्फ आदमियों को ही वोटिंग राइट मिल रहे हैं, औरतों को वोटिंग राइट क्यों नहीं मिल रहे, जबकि डिसीजंस उनके लिए भी लिए जा रहे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, उन सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होता है जिन पे कि किसी भी डिसीजन का असर पड़ने वाला है। तो जो पर्सन है वो उस डिसीजन में पार्टिसिपेट लेगा जिसपे उसका उस पे असर पड़ने वाला है। तो औरतों के लिए डिसीजन लिए जा रहे थे कि औरतें ये काम करेंगी, ये नहीं करेंगी, बाहर जाएंगी, नहीं जाएंगी, इस तरीके का डिसीजन औरतों के लिए लिया जा रहा था, बट औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा था। तो ये कैसी डेमोक्रेसी हुई जिसमें कि आप डिसीजन तो उन लोगों के लिए ले रहे हो बट उनको अधिकार नहीं दे रहे कि आप वोट दो। Women in different parts of the world organized and agitated for equal rights। जब ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई कि डिफरेंसेस बढ़ रही हैं, औरतों को दबा के रखा जा रहा है या उनके लिए रूल्स बनाए जा रहे हैं और उनको किसी भी तरीके का अधिकार नहीं दिया जा रहा,
तो धीरे धीरे करके दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से औरतें जो हैं वो ऑर्गेनाइज हुई, वो इकट्ठा हुई और उन्होंने इक्वल राइट्स की मांग करनी शुरू कर दी कि औरत और आदमियों के इक्वल राइट्स होने चाहिए। There were agitations in different countries for the extension of voting rights to women. बहुत सारी कंट्रीज में इस चीज को लेकर विरोध हुआ, इस चीज को लेकर एजिटेशंस हुई कि वोटिंग राइट जो है औरतों को भी मिलना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आदमियों के पास वोटिंग राइट है, बल्कि औरतों को भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए। इस चीज को लेकर बहुत सारे देशों में औरतों ने आवाज उठाई। These agitations demanded enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities. ये जो agitations हुई, ये जो movements हुई, जिनमें इस तरीके से डिमांड की जा रही है कि इक्वल राइट्स होने चाहिए वोट के लिए औरतों के पास भी, तो इनमें क्या किया गया, इनमें इस चीज की डिमांड की गई कि औरतों का जो लीगल एंड पॉलिटिकल स्टेटस है वो बढ़ना चाहिए। मतलब लोगों, जो औरतें हैं उनकी कंडीशन बेटर होनी चाहिए, उनको और रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। More radical women's movement aimed at equality in personal and family life as well. अब जो ज्यादा रेडिकल मूवमेंट्स थी, मतलब जो ज्यादा जोर शोर से मूवमेंट्स थी औरतों के राइट्स को लेकर, उनमें पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस के साथ साथ पर्सनल एंड फैमिली लाइफ में भी इक्वालिटी की बात की जा रही थी कि मतलब हमें पॉलिटिकल एंड लीगल स्फेयर में तो राइट चाहिए ही चाहिए, इक्वल राइट चाहिए ही चाहिए, कि इक्वल वोटिंग राइट हो, इक्वल एजुकेशन राइट हो, हर चीज के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो। बट इसके अंदर, इसके साथ साथ जो घर के अंदर चीजें हैं, पर्सनल स्फेयर में, फैमिली लाइफ में भी औरतों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, औरतों की पोजीशन जो है वो इक्वल होनी चाहिए। इस चीज पर भी बहुत सारे मूवमेंट्स ने एम किया। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। तो ये सारी जो मूवमेंट्स हैं ये फेमिनिस्ट मूवमेंट कहलाएंगे, क्योंकि इनमें क्या किया जा रहा था, औरतों के लिए इक्वल राइट्स की बात की जा रही थी। तो फेमिनिस्ट कौन होते हैं? फेमिनिस्ट, अ वुमन और अ मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मैन। तो फेमिनिस्ट कोई भी वो औरत या आदमी है जो ये मानता है कि औरतें और आदमी जो हैं वो एक समान है, उनके पास इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तो कोई भी ऐसा पर्सन हु फील्स कि देयर शुड बी इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन एंड वुमेन इज अ फेमिनिस्ट। ठीक है, तो ये मूवमेंट्स को फेमिनिस्ट मूवमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि ये मूवमेंट ऐसे लोग शुरू कर रहे थे, ऐसे लोग इन मूवमेंट्स को चला रहे थे जो कि इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे थे औरतें और आदमियों के लिए। Political expression of gender division and political mobilization on this question helped to improve women's role in public life. अब इस तरीके से मूवमेंट्स हो रही हैं, एजिटेशंस हो रही हैं, पब्लिक मोबिलाइजेशन हो रहा है, मतलब लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, इनइक्वालिटी के खिलाफ विरोध किया जा रहा है। इन सभी चीजों की वजह से क्या हुआ, थोड़ी सी जो हालत है औरतों की पब्लिक लाइफ में वो बेहतर हुई। अब औरतें जो हैं धीरे धीरे करके घर से बाहर निकल रही थी और वो सारी चीजें कर रही थी जो आदमियों को अलाउड थी और पहले उनको अलाउड नहीं थी। तो औरतें भी वो सारे काम कर रही थी जो कि आदमी कर रहे थे। We now find women working as scientists, doctors, engineers, lawyers, managers, and college and university teachers, which were earlier not considered suitable for women. अब इन सारी मूवमेंट्स, इन सारी एजिटेशंस के वजह से क्या हुआ, औरतें वो सारे काम कर रही थी जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मैनेजर, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर। अब वो ये सारे काम कर रही थी और इन कामों को पहले ऐसा समझा जाता था कि ये सिर्फ और सिर्फ आदमी कर सकते हैं, औरतें नहीं। In some parts of the world, for example, in Scandinavian countries such as Sweden, Norway, and Finland, the participation of women in public life is very high. अब हमारे देश में जो पार्टिसिपेशन है औरतों का वो पब्लिक लाइफ में बहुत कम है। बट इफ यू विल सी इन द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी हैं? जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इन कंट्रीज को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। तो इन कंट्रीज में औरतों का जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक लाइफ में, मतलब घर से बाहर जो पार्टिसिपेशन है औरतों का, वो बहुत ज्यादा है। अब हमारे देश में इंडिपेंडेंस के बाद से थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट तो हुई है, बट फिर भी औरतें जो हैं वो अभी भी आदमियों से बहुत पीछे हैं। आर्स इज स्टिल अ मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो हमारा जो देश है, हमारी जो सोसाइटी है वो आज भी मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी है। मेल डोमिनेटेड मतलब जिसमें मेल डोमिनेट करते हैं, मेल का दबदबा है, आदमी जो है वो एक तरीके से कंट्रोल करते हैं। पेट्रियार्की का मतलब होता है, इसका लिटरल जो मतलब है वो है रूल बाय फादर, की जो पिता है वो रूल करते हैं, इसका मतलब पेट्रियार्की होता है।
बट पेट्रियार्की को हम सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि आदमियों को ज्यादा वैल्यू दी जाती है औरतों के मुकाबले, और औरतों के ऊपर एक तरीके से आदमियों को हक दिया जाता है कि आदमी औरतों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके की सोसाइटी जिसमें कि आदमियों को ज़्यादा वैल्यू दी गई है उसे पेट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कहते हैं। तो हमारे देश में यही मेल डोमिनेटेड सोसाइटी आपको देखने मिलेगी। वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन मैनी वेज। औरतें जो हैं वो बहुत सारे तरीकों से डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन झेलती हैं। तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके थ्रू आपको पता चलेगा कि किस तरीके से औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो फर्स्ट है, द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज ओनली 54% कंपेयर्ड विद 76% अमंग मेन। तो औरतें जो हैं उनमें सिर्फ 54% लिटरेसी है। मतलब टोटल औरतों, हमारे देश में जितनी भी औरतें हैं उनका 54% हिस्सा जो है वो लिटरेट है। वहीं आदमी जो हैं वो 76% लिटरेट है। तो काफ़ी कम औरतें जो हैं वो लिटरेट हैं। सिमिलरली अ स्मॉलर पोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स गो फॉर हायर स्टडीज। अब जिस तरीके से लिटरेसी के मामले में औरतें बहुत कम हैं, इसी तरीके से जब हायर स्टडीज की बात आती है तो बहुत कम गर्ल स्टूडेंट्स जो हैं वो हायर स्टडीज के लिए जाती हैं। When we look at school results, girl perform as well as boys. जब हम रिजल्ट्स की तरफ देखते हैं, स्कूल रिजल्ट्स की तरफ, तो हमें ये देखने मिलता है कि गर्ल्स भी उतना ही अच्छा कर रही हैं जितना अच्छा बॉयज़ कर रहे हैं। मतलब जितने अच्छे मार्क्स, जितने अच्छे से को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बॉयज़ का पार्टिसिपेशन देखने मिलेगा, वैसे ही गर्ल्स भी पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। मतलब अगर लड़कियां जो हैं वो बेहतर नहीं हैं स्कूल में, तो कम से कम बॉयज़ जितनी तो सक्षम हैं वो। मतलब अगर हम कहें कि स्कूल रिजल्ट में हमें गर्ल्स आउट परफॉर्म करती हुई दिख रही हैं, अगर ये चीज़ भी हम ना बोलें तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि गर्ल्स एटलीस्ट बॉयज़ के बराबर अच्छा परफॉर्म तो कर ही रही हैं। But they drop out because of parents prefer to spend their resources for their boys' education rather than spending it equally on their sons and daughter. बट लड़कियां लड़कों जितना अच्छा करने के बावजूद भी स्कूल से ड्रॉप आउट कर देती हैं, स्कूल को छोड़ देती हैं, क्योंकि जो फैमिलीज हैं वो अपने बॉयज़ पर पैसा खर्च करना प्रेफर करते हैं और वो अपने डॉटर्स एंड सन्स पे इक्वली खर्च ना कर कर वो ये कोशिश करते हैं कि वो अपने बेटों को पढ़ाएं। No wonder the proportion of women among the highly paid and valued job is still very small. तो अब जब हम आंकड़े देख रहे हैं कि किस तरीके से एजुकेटेड वुमेन बहुत कम है, हाई जो स्टडीज़ रहती हैं, हायर स्टडीज़ में गर्ल्स बहुत कम पढ़ती हैं और गर्ल्स जो हैं वो स्कूल ड्रॉप आउट कर देती हैं, इन सभी चीज़ों से हमें ये चीज़ साफ समझ आती है कि क्यों आज भी हाईली पेड और मतलब जो ऊंची ऊंची जॉब्स रहती हैं, ऊंची ऊंची पोजीशंस रहती हैं, वहाँ पे आज भी औरतों की संख्या क्यों इतनी कम है। क्योंकि कभी उनको मौका ही नहीं मिलता कि वो ज़्यादा पढ़े लिखें, वो जो एजुकेशन है वो पूरी कर सकें। क्योंकि अगर वो अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छी एजुकेशन गेन करेंगी, तभी तो जाके उन्हें हाईली पेड जॉब मिलेगी। बट क्योंकि बहुत कम गर्ल्स हायर एजुकेशन और अपने पैशन को फॉलो कर पा रही हैं, तो इस वजह से जो हाईली पेड जॉब्स हैं उनमें औरतों की संख्या बहुत कम देखने मिलेगी। On an average, an Indian woman works an hour more than an average man every day. अगर एक एवरेज लगाएं तो इंडियन वुमेन जो हैं आदमियों से कम 1 घंटा ज़्यादा डेली काम करती हैं। मतलब मान लो अगर आदमी 8 या 9 घंटे काम कर रहे हैं तो औरतें डेली बेसिस पे 10 या 11 घंटे काम कर रही हैं। Yet much of her work is not paid and therefore often not valued. बट आदमियों से ज़्यादा देर काम करने के बावजूद भी औरतों का जो काम है वो बहुत ही कम पैसे वाला रहता है। औरतों को उनके काम के लिए बहुत कम पैसा दिया जाता है या फिर पैसा दिया ही नहीं जाता, उनके काम की वैल्यू ही नहीं की जाती। जैसे घर का काम है, घर में अगर वो साफ सफाई कर रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, तो उसको वैल्यू नहीं की जाती, उसको इकोनॉमिक नहीं समझा जाता, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं समझा जाता। ऐसे समझते हैं कि घर में तो जो औरत है वो बच्चों को पालेगी, पोसेगी, खाना बनाएगी, इसमें पैसे की क्या बात है, इसमें ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। इस तरीके से औरत के काम को समझा जाता है। वहीं अगर औरत बाहर भी काम करने जाए तो आपको बहुत जगह ये चीज़ देखने मिलेगी कि सेम काम के लिए, सेम पोजीशन के लिए आदमी को ज़्यादा पैसे मिलते हैं और औरत को कम। काफ़ी जगह ये चीज़ देखने मिलती है। आप ये चीज़
मूवीज में जैसे न्यूज पे आता रहता है कि किस तरीके से सेम मूवी में एक मेन हीरो का रोल कर रहा है, एक मेन लीड का रोल कर रहा है पर्सन, और इसी तरीके से एक फीमेल है जो कि मेन लीड का काम कर रही है, ठीक है। तो दोनों के रोल में इक्वालिटी होने के बावजूद भी आदमी जो है, जो हीरो जो है, उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं और फीमेल को कम पैसे मिलते हैं। तो इस चीज का डिबेट आपको बॉलीवुड में हमेशा देखने मिलेगा। तो इंडिया में क्या हो रहा है कि औरत के काम को वैल्यू नहीं किया जा रहा है। पहली बात तो जो औरतें घर में काम करती हैं उसकी कोई कीमत ही नहीं समझते, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं करता, इज्जत ही नहीं करता। पैसे तो दूर की बात है, कोई उसकी इज्जत ही नहीं करता, कोई यूं ही नहीं समझता कि औरतें घर में काम भी करती हैं। Second, if they are even going out for work, they are not getting equally paid. For the same work, for the same position, a man is getting paid higher than the women. The Equal Remuneration Act 1976 provides that equal wages should be paid to equal work. अब जब हमारे देश में ये चीज़ है कि औरत और आदमी को इक्वली पे नहीं किया जा रहा है सेम काम के लिए, तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एक्ट लाया गया, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी होता है कि या वेजेस होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए आपको क्या पैसा दिया जा रहा है, वो है रेम्यूनरेशन। तो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 करके ये एक एक्ट आया जिसका एम ये था कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस होनी चाहिए। However, in almost all areas of work, from sports and cinema to factories and fields, women are paid less than men, even when both do exactly the same work. तो जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि भले ही ये एक्ट आ चुका है, भले ही इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 हमारे देश में है, बट इन सब के बावजूद ज़्यादातर एरियाज में आपको ये देखने मिलेगा, चाहे स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो, फैक्ट्रीज हो, फील्ड हो, इन सब जगह आपको ये देखने मिलेगा कि औरतों को आदमियों से कम दिया जाता है पैसा सेम काम के लिए। In many parts of India, parents prefer to have sons and find ways to have the girl child aborted before she is born. इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों में पेरेंट्स ये प्रेफर करते हैं कि उनको बेटा हो, और वो कोशिश करते हैं कि अगर उनको बेटी होने वाली है तो वो उसको पैदा होने से पहले ही अबॉर्ट करवा दें, उसको मरवा दें। Such sex-selective abortion led to a decline in child sex ratio, number of girl children per thousand boys in the country to merely 919. अब जब हमारे देश में क्या हो रहा है कि लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जा रहा है, ये सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन हो रहा है। मतलब अगर लड़का है तो बच्चे को पैदा कर दिया जाएगा, और अगर लड़की है तो लड़की होने की वजह से उसको अबॉर्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ की वजह से क्या हो रहा है, हमारे देश में जो रेशो है, जो जेंडर रेशो है या जो सेक्स रेशो है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। सेक्स रेशो मतलब कि नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज़ की 1000 बॉयज़ पर, 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां देखने मिलेंगी। तो हर 1000 लड़कों पर 919 लड़कियां देखने मिलेंगी। तो मतलब कि लड़कियों की संख्या काफ़ी कम है लड़कों के मुकाबले। और ऐसा क्यों? क्योंकि लड़कियों को अबॉर्ट कर दिया जा रहा है। As the map shows this ratio has fallen below 850 or even 800 in some states. तो यहाँ पे आपको मैप में देखने मिलेगा कि जो स्टेट्स हैं वो अलग अलग कलर से हाईलाइट है, और हर एक कलर जो है आपको एक अलग चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो डिपिक्ट करता है। जो डार्क पिंक कलर से स्टेट्स हैं उनमें आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो 951 एंड अबव है, मतलब थोड़ी अच्छी है। हर 1000 लड़कों पर 951 लड़कियां देखने मिलेंगी, जो कि ठीक है। जो ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, वो स्टेट्स में आपको ये देखने मिलेगा कि जो सेक्स रेशियो है वो क्या है, 926 टू 950 है। जो थोड़े ऑरेंज है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा कि हर 1000 लड़कों पे हर 1000 लड़कों पे 901 या 925 लड़कियां हैं। और जो थोड़ी स्किन कलर से जगहें हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे 876 टू 900 गर्ल्स पर 1000 बॉयज है। और जो स्टेट्स एकदम वाइट में है, आपको ये हरियाणा, पंजाब, ये जो जगह दिख रही हैं, यहाँ पे सेक्स रेशियो क्या है, बिलो 875 है। मतलब कि यहाँ हर 1000 लड़कों पर 875 गर्ल्स या उससे भी कम है। तो हमारे देश में जो स्टेट्स हैं उनमें जो सेक्स रेशियो है वो बहुत ही अलग अलग है, और कहीं पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा सेक्स रेशियो नहीं है। 950 ये नॉर्मली देखने मिलते हैं, बट इससे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है वो बहुत ही कम स्टेट्स में है।
There are reports of various kinds of harassment, exploitation and violence against women. अब आए दिन आपको ये न्यूज़ देखने मिलेगी, कोई मुश्किल ही ऐसा दिन होगा जिस दिन आप ये न्यूज़ ना देखो कि किसी लड़की के साथ हरासमेंट हुई, एक्सप्लॉइटेशन हुआ है या रेप हुआ है या वायलेंस हुआ है। इस तरीके की न्यूज़ हर घंटे हर रोज देखने मिलती हैं। अर्बन एरियाज हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन, और अर्बन एरियाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनसेफ बन चुके हैं औरतों के लिए। They are not safe even within their own home from beating, harassment and other forms of domestic violence. औरतें जो हैं वो अपने खुद के घरों में सेफ नहीं हैं, उनके साथ मारपीट होती है, हरासमेंट होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है उनके खुद के घरों में। तो औरतें जो हैं वो बाहर तो छोड़ दो, इवन अपने घरों में सेफ नहीं है। और यहाँ पे एक चीज लिखी है कि अर्बन एरियाज हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन। यहाँ पे लिखा है कि अर्बन एरियाज जो हैं, जो शहरी इलाके हैं, वो स्पेशली बहुत ज्यादा अनसेफ बन चुके हैं औरतों के लिए। बट एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगी यहाँ पे कि अर्बन एरियाज बहुत अनसेफ दिखते हैं औरतों के लिए। ऐसा यूं है क्योंकि अर्बन एरियाज में रिपोर्ट जो है, क्राइम का रिपोर्ट वो ज्यादा होता है, मतलब कि औरतें पुलिस में जाके कंप्लेंट फाइल कर देती हैं अर्बन एरियाज में, और इसीलिए हमें ऐसा देखने मिलता है कि अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा क्राइम है औरतों के खिलाफ। अब गांव वाले इलाकों में क्या होता है कि गांव वाले इलाकों में अगर आप देखोगे तो वहां पे औरतों के खिलाफ जो क्राइम्स है वो और ज्यादा है। बट दिखने में क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि जो गांव वाले इलाके हैं वहां पे कंप्लेन इतनी ज्यादा नहीं की जाती, वहां पे रिपोर्ट इतनी ज्यादा फाइल नहीं की जाती। तो गांव वाले इलाके भी उतने ही अनसेफ हैं, और उतने ही क्राइम गांव वाले इलाकों में भी औरतों के खिलाफ होते हैं जितने कि शहर वाले इलाकों में। तो टेक्निकली मतलब अगर आप जमीनी तौर पे देखोगे तो कोई भी जगह सेफ नहीं है, ना ही रूरल एरियाज ना ही अर्बन एरियाज, ठीक है। बट अगर आप रिपोर्ट और उन सब के बेसिस पे देखोगे कि किन जगहों पे ज्यादा केसेस दर्ज होते हैं, तो वो ऐसा अर्बन एरियाज में ज्यादा देखने मिलेगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं या फिर वहां पे जो लोग हैं वो ज्यादा कंप्लेन वगैरह फाइल कर देते हैं। बट वेयर एज इन रूरल एरियाज पीपल अवॉइड कंप्लेनिंग अबाउट दीज केसेस। तो ये चीज होती है। तो औरतें जो है वो खुद के घरों में भी सेफ नहीं है, ना बाहर सेफ है ना घरों में सेफ है। तो ये सिचुएशन आपको देखने मिलेगी।